गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेकर हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 22 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पर हैं। आज के सेशन की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। क्या है आज की मोटिवेशन लाइन? हमेशा याद रखना। क्या याद रखना भाई? बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हाँ जी, हमेशा याद करना, जब आपको बेहतरीन दिन चाहिए तो उसके लिए आपको पहले बुरे दिनों से लड़ना होगा, तब आपके बेहतरीन दिन होंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और आज का देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल है, भारत चीन की मोतियों की माला रणनीति का मुकाबला करने के लिए कौन सी रणनीति अमल में ला रहा है? आपके ऑप्शन है रेशम मार्ग, ऑप्शन बी अखंड भारत, ऑप्शन सी हीरे का हार और ऑप्शन डी वजीर। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा हीरे का हार। दोस्तों समझते हैं इस थोड़ी सी बात को। चीन की मोतियों की माला, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रिंग ऑफ पियर्स भी कहते हैं। दोस्तों हुआ क्या है कि मान के चलिए, मैं आपको रैंडमली फिगर बना के समझाए दे रहा हूँ। ये आपका प्यारा भारत है और इस भारत के चारों तरफ यहाँ अरब सागर में चीन ने क्या किया है कि जो जो जगह थी यहाँ पे, इधर आप चाहे तो इधर पाकिस्तान हुआ, इधर आपका मालदीव्स, यहाँ श्रीलंका, यहाँ आपका म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ हर जगह चाइना ने अपने पोर्ट विकसित किए हैं। पोर्ट मतलब समझते हो, बंदरगाह। और इसका नाम दिया है चाइना ने मोतियों की माला। अब भारत ने इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि हर जगह अब यहाँ चीन का अधिकार हुआ, भारत ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया है कि एक यहाँ से एक माला ऐसे बनाई है और जो चाइना को होते हुए इस तरह से आती है, जिसे भारत ने नाम दिया हीरे का हार। इसके अंतर्गत भारत क्या कर रहा है कि भारत जगह जगह अपने पोर्ट विकसित कर रहा है। जैसे यहाँ भारत ने इंडोनेशिया में, उसके बाद हमारा यहाँ अंडमान निकोबार में अपना नेवल बेस बनाया हुआ है। उसके बाद भारत जो है म्यांमार में ही अपना बना रहा है। उसके बाद वियतनाम, और इधर आप आगे बढ़ोगे तो आप सिंगापुर, और आगे बढ़ोगे तो आप जापान, यहाँ आप पहुँचोगे जापान में, फिलीपींस में, मंगोलिया में, और इधर आप ईरान की तरफ आ जाओगे, यहाँ मंगोलिया में बनाया हुआ है भारत ने नेवल बेस। और इधर आ जाओगे तो यहाँ हम चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहे हैं, ठीक है। और ओमान में हम डेक्कन पोर्ट बना रहे हैं। मेडागास्कर, यहाँ आ जाओगे तो आप मेडागास्कर आपने सुना होगा, जो भाग है किसका? अफ्रीका का, ठीक है। तो यहाँ हम सारी चीज़ें चाइना को काउंटर करने के लिए विकसित कर रहे हैं, यानी हमने पूरे के पूरे चाइना को एक तरह से घेर दिया है। आपकी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि चाइना का जो तेल आता है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा तेल के आयातक देश हैं, जो सबसे ज़्यादा तेल मंगाते हैं, वो भारत और चाइना है। पहले नंबर पे चाइना, फिर भारत। तो जो तेल आता है वो इस रास्ते से आता है और यहाँ एक खाड़ी पड़ती है। दोस्तों उस खाड़ी का क्या नाम है आप मुझे बताओगे? ये अरब सागर में एक खाड़ी पड़ती है, अरब सागर को जो आपका अटलांटिक सागर से जोड़ती है, उस खाड़ी का क्या नाम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में हिमालयन व्याघ्रा सुर्खियों में था, यह निम्न में से किस देश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो दोस्तों ये ऊपर वाले तीनों देशों में पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है हिमालयन व्याघ्रा, यानी जहाँ हिमालय का पार्ट है वहाँ पाई जाती है। तो हिमालय का पार्ट कहाँ नहीं है? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में ये नहीं पाई जाती। दोस्तों ये हिमालयन व्याघ्रा है क्या? तो ये एक प्रकार की पौधे जैसी दिखने वाली संरचना है। याद रखना, पौधे जैसी दिखती है लेकिन वास्तव में पौधा नहीं है। पौधे जैसी दिखती ज़रूर है लेकिन पौधा नहीं। ये है क्या? ये फंगल है, एक तरह से फंगल है। फंगल है ये एक प्रकार की। अब साहब इससे आप कहोगे होगा क्या, ये पाई कहाँ जाती है? तो ये
पाई जाती है ज़मीन से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी एरिया में, जहां बर्फ़ पड़ती है वहां पाई जाती है। और जैसे ही सर्दियों में बर्फ़ पड़ी और गर्मियों में बर्फ़ जब पिघल जाती है तो वहाँ से जब घास के मैदान जो उगते हैं तो उनमें ये उगती है। इसका उपयोग किया जाता है दवा में। तो चाइना ने क्या किया कि इसे दवा में यूज़ किया, प्लस जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, ये चर्चाओं में कैसे आया कि जो चाइना के स्पोर्ट पर्सन थे वो इसे लेके खाने के बाद और स्पोर्ट में परफॉर्म करते थे। जब उनका डोपिंग टेस्ट होता था तो उसमें इसके सिम्टम्स पाए जाते थे। इनसे पूछा गया भैया क्या करते हो, तो चाइना के स्पोर्ट्समैन ने बताया कि जी हम इसका सूप बना के पीते हैं। उसके बाद ये चर्चा में आया। इसका अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ 20 लाख पर केजी का रेट होता है। यहाँ 20 लाख रुपए पर केजी, यानी 1 किलो का जो रेट है वो 20 लाख। तो आपका नेपाल में तो स्पेशली लोग इसे, जो जॉब करने वाले लोग हैं वो इसे स्पेशली खोजने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं। अब भारत सरकार में भी इसे जो है ड्रग्स को सरकार खरीदेगी, ये लीगल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। और एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी कमी हो रही है लगातार, और लगातार कमी के कारण रेड डाटा बुक, आप जानते होंगे रेड डाटा बुक पढ़ा होगा। रेड डाटा बुक ने इसे समाप्ति की कगार पर बताया है। यानी रेड डाटा बुक ने कहा है कि ये प्रजाति, इसकी जो प्रजाति है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ कोरोना वैक्सीन के द्वितीय मानव परीक्षण को पूरा किया है? आपका ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कोरोना के लिए। सिप्ला, ग्लेनमार्क, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका। तो दोस्तों राइट आंसर होगा एस्ट्राजेनेका। दोस्तों इस कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मानव पे 2 परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए हैं, और ये जो तीसरे परीक्षण के लिए ये ब्राज़ील जा रहे हैं ये लोग। तीसरा परीक्षण कहाँ होगा जी? ब्राज़ील में होगा, क्योंकि देखना चाहते हैं कि जी अलग अलग परिस्थितियों में ये दवा कैसे काम करती है। और ब्राज़ील में 5000 लोगों पे अपना फाइनल टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसके उत्पादन को मान्यता मिलेगी। ठीक है, और जो इसका उत्पादन होगा वो इंडिया में करा जाएगा, इंडिया में किया जाएगा। और इंडिया में इसका उत्पादन कौन करेगा? आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्ट्राजेनेका ने टाई अप किया है। मैंने आपको पढ़ाया था सीरम इंस्टीट्यूट, याद आ रहा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? पुणे में, मैंने आपको बताया था। तो पुणे में उसी इंस्टीट्यूट में इसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है जी, किस समिति ने घरेलू कंपनियों द्वारा गैर व्यक्तिगत डेटा के उपयोग की अनुमति देने का सुझाव दिया है? अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सुझाव दिया है। उस कमेटी का नाम है मोतीलाल बोहरा समिति, कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति, छत्तीस चंद्र समिति, अभिषेक सांगवा समिति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति। दोस्तों इन्होंने किया क्या है कि जो व्यक्तियों का गैर डेटा है उसका बिजनेस एक तरह से करने का इन्होंने सुझाव दिया है सरकार को, कि आप लोगों के गैर डेटा को बेचिए, उससे पैसा कमाइए। दोस्तों इस गैर डेटा का बिजनेस अब तक इलीगल होता था, लेकिन अब इसका बिजनेस को लीगल करने का काम किया है सरकार ने, कि भाई होता तो तब भी है और तब भी है, क्यों ना इसे लीगली कर दिया जाए, जिससे सरकार को भी कुछ आमदनी होगी। अब आप कहोगे कि सर ये गैर डेटा क्या होता है? क्या हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी? तो ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा दोस्तों। गैर डेटा मतलब क्या होता है कि आप अपने फ़ोन पे ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे सर्च करते रहते हो ना, कि जूते, और आप लड़कियां जो है कपड़े, और आप कार, बाइक, ये सारी चीज़, मोबाइल, ये जो देखते रहते हो, तो आपको कंपनियों को ये पता चल जाएगा कि जी किस व्यक्ति ने कौन सी चीज़ पे सर्च किया है। मान के चलो आपने कोई मोबाइल सर्च किया है गूगल से, तो गूगल को पता चल गया ना कि आपके आईपी एड्रेस से, आपकी वेबसाइट से एक मोबाइल सर्च किया गया है। तो गूगल क्या करेगा, सरकार क्या करेगी कि उस आईपी एड्रेस, उस डाटा को कंपनियों को बेच देगी। ठीक है, जिससे कंपनी आपसे मेल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बात समझ में आ गई होगी कि गैर व्यक्तिगत डाटा किसे कहते हैं। क्लियर है जी? चलिए, और ये जो समिति के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन, और ये हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर। इन्फोसिस आपने नाम अच्छे से सुना होगा, नहीं सुना तो आज गूगल कर लेना भैया। इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं ये,
को फाउंडर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अमेरिका के साथ कौन सा नौसैनिक अभ्यास किया है? तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका वरुण, गरुण, पासेक्स, मैत्री। राइट ऑप्शन होगा पासेक्स। अब दोस्तों पासेक्स क्या है? पासेक्स है अभी अभी हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक युद्ध अभ्यास किया। ये जो युद्ध अभ्यास में जो शामिल हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज, जिसे यूएस का सबसे बड़ा समुद्री जहाज यूएसएस निमित्त के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध अभ्यास में निमित्त शामिल हुआ। निमित्त और कई जहाज भी शामिल हुए। निमित्त का क्या है कि निमित्त दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा समुद्री जहाज है जो सबसे ज़्यादा जो लड़ाकू जहाज होते हैं, जो विमान होते हैं, उनको लेके जा सकता है। लगभग 90 विमान और 3000 सैनिक इस पर तैनात होते हैं। ठीक है, अच्छा ये युद्ध, अब इसका नाम पासेक्स क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो युद्ध किया गया, ये जो युद्ध अभ्यास किया गया, ये बिना किसी इन्फॉर्मेशन के किया गया। मतलब प्री प्लान नहीं था, पहले से कोई प्लान नहीं था। इवन सैनिकों को भी नहीं पता था कि युद्ध अभ्यास होगा, बस सीधा युद्ध अभ्यास कर लिया गया। तो ऐसा युद्ध अभ्यास जो बिना किसी प्री प्लानिंग के हो, पासेक्स कहलाता है। मतलब बिना इन्फॉर्मेशन के हो, जिसका किसी को कोई पता ना चले, जब सीधा अभ्यास हो तभी पता चले। क्लियर है, बात समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका सवाल आंसर होगा पासेक्स। अगला सवाल क्या है जी? भारत को अमेरिका से नौसेना में कौन सा समुद्री निगरानी विमान शामिल करना है? दोस्तों अभी भारत एक समुद्र की निगरानी के लिए एक विमान अमेरिका से खरीद रहा है। उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है, आपके ऑप्शन है P8I, राफेल, ग्रीफन, तेजस। तो उसका नाम है P8I। दोस्तों है कैसा विमान ये जो P8I विमान है, ऐसे 6 विमान इंडिया में आएंगे और 2021 में 6 विमान आएंगे और 2021 तक ये 4 विमान 2021 तक आ जाएंगे। उसके अलावा 6 और आएंगे। ये नौसेना में सहायता ऐसे करेगा कि जैसे मान के चलिए कोई भी पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे आ रही है, ये उसका पता लगाएगा कि पनडुब्बी कहाँ है समुद्र में, और उससे पता लगाने के बाद उसे वहाँ से ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भैया आपका, हाल ही में मेगा फूड पार्क जोरम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया आपका मणिपुर, असम, पंजाब, मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, मेगा फूड पार्क होता क्या है? ये देखिए, मेगा फूड पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। कैसे? जैसे मान के चलिए आप आम तोड़ के लाते हो, अचार बनता है, तो आम कहीं और से आते हैं, फिर वो मंडी में जाते हैं, वहाँ से फिर फैक्ट्री खरीदती है, फिर अचार बनता है, फिर बेचा कहीं और जाता है। सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा मेगा फूड पार्क में कि आम आए, उसके बाद उन्हें वहीं जो है उन्हें कैरी यानी अचार डाला जाएगा, उसके बाद वहीं आपको सेल के लिए मिलेगा, यानी सारी चीज़ें, मुरब्बा आपको वहीं मिलेगा, यानी सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी आपको। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और आपका अगला सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये सवाल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए मनोदर्पण, ऑप्शन नंबर बी सेहत, ऑप्शन नंबर डी विद्या और ऑप्शन नंबर सी मनोहित, ऑप्शन नंबर डी मनोहित। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा मनोदर्पण। यानी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, दोस्तों याद रखना किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर भारत, निर्भर भारत के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत एक पहल शुरू की है कि जो स्टूडेंट, जो छात्र मनोसामाजिक यानी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है जिनको, उनको मनोदर्पण एक पहल शुरू की है, उसके माध्यम से उन्हें सलाह दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रख्यात प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए गणित,
ऑप्शन नंबर 2 भूगोल, ऑप्शन नंबर सी खेल और ऑप्शन नंबर डी राजनीति। तो दोस्तों राइट आंसर होगा गणित। ये गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे और गणित ये चेन्नई के रहने वाले थे, चेन्नई। और स्पेशली गणित में भी मैं बात करूं तो गणित में अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। और जो है इस तरह से, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना शुरू की है? यानी एससी के लिए ये योजना है और आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एससी के लिए ये योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 7.5 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, आज के सवाल। अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ। पहली बुक है क्यूचोटे, जो लिखी है सलमान रशीद ने। और दूसरी बुक है आपकी सावरकर इथोस फ्रॉम ए फॉरगेटन पार्ट्स 1883 टू 1924, ये लिखी है विक्रम संपत ने। तो दोस्तों ये आज की 2 बुक हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मैं आपके लिए डेली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।